लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमने गुज़श्ता वीडियो में प्रोजेक्टाइल की रेंज, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और उसकी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ड्राइव किया था उस केस के लिए जिस केस में प्रोजेक्टाइल को जिस पॉइंट से लॉन्च किया जाता है वर्टिकली वो वापस उसी पॉइंट के ऊपर आके ग्राउंड से टकराता है। और इस सिनेरियो को मैंने ये जो राइट हैंड साइड पे डायग्राम है इसमें दिखाया हुआ है। इसमें हमारी अजम्पशन ये थी कि हम प्रोजेक्टाइल को जिस पॉइंट से लॉन्च करते हैं वो उसी लेवल पे दोबारा वापस आता है। उसी लेवल पे दोबारा वापस आने का मतलब ये है कि जो टोटल उसका वर्टिकल डिस्टेंस है, जो टोटल उसकी डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वो हमारे पास ज़ीरो आता है। और उस सिचुएशन में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के फार्मूलाज ड्राइव किए थे जिनको मैंने रिव्यू के लिए ये इस कैनवस की राइट हैंड साइड के ऊपर बना रखा है। एंड लेट्स क्विकली रिव्यू दिस और फिर हम देखेंगे कि हम इन्हीं आइडियाज़ को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस सिनेरियो में जिसकी डायग्राम मैंने लेफ़्ट पे बनाई है। और ये वो सिनेरियो है जिसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल की ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारे पास सिचुएशन इस तरह की थी कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में, नॉर्मल से मुराद के यही सिचुएशन जिसमें प्रोजेक्टाइल जिस हाइट से लॉन्च किया जाता है वापस वो उसी हाइट पे वापस आ जाता है, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल है जो जिसको हम किसी इनिशियल वेलोसिटी वी से लॉन्च करते हैं और ये एंगल फाई आई बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसके लिए जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला कैलकुलेट किया था वो हमने ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके कैलकुलेट किया था। और ये हमारे पास इन जनरल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें जो डेल्टा वाई है ये हमारे पास पोजीशन का डिफरेंस है। पोजीशन का डिफरेंस हमारे पास चूँकि डिस्प्लेसमेंट आता है या फिर अगर आप प्योरली वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं जो इस केस में हम कर रहे हैं डेल्टा वाई, तो वो टोटल नेट डिफरेंस है अलोंग वर्टिकल एक्सिस। इसमें जो डेल्टा वाई है ये इक्वल होता है फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो इनिशियल पोजीशन है वो हम उसी पॉइंट से उसको लॉन्च कर रहे हैं जिसको हमने हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन लिया हुआ है। और इस केस में जो वाई आई है वो ज़ीरो है। और फिर हम देखें कि जिस पॉइंट पे ये आके ग्राउंड से टकराता है उस पॉइंट के ऊपर भी इसका जो फाइनल पोजीशन है जो वाई एफ होती है अगेन वो ज़ीरो है क्योंकि उसकी जो नेट डिस्टेंस है अलोंग वर्टिकल एक्सिस वो ज़ीरो है। तो इस केस में ये डेल्टा वाई जो था ये कहा था हमने कि ये ज़ीरो है। और सिमिलरली हमने ये कहा था कि ये जो ए वाई है जो नेट एक्सेलरेशन है अलोंग वर्टिकल एक्सिस वो माइनस जी के इक्वल होता है। जिसका मतलब ये था कि आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी पॉइंट कंसीडर कर ले तो उस पॉइंट के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल के ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी वो प्योरली उसके वेट की वजह से होगी और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो माइनस जी के बराबर होगा। एंड लास्टली हमने ये कहा था कि ये जो कैपिटल टी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे स्मॉल टी होता है, लेकिन हमने इसको कहा था कि यही टी जो है ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है क्योंकि ये वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। और इसी को हमने क्या कहा था कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है कि वो सारा टाइम जो प्रोजेक्टाइल लॉन्च पॉइंट से लेके दोबारा उस पॉइंट तक जहाँ पे वो दोबारा हिट करता है ग्राउंड को, वो जितना टाइम लेता है इस सारे में वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो चूँकि यहाँ पे टी जो था वो ये सारा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा था तो इसलिए हमने उस स्मॉल टी को कैपिटल टी कह दिया था। तो इधर से हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट का जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारा रिव्यू था जो हमने पहले किया था। अब मैं इन्हीं आइडियाज़ को एक्सटेंड करने लगा हूँ इस सिनेरियो के ऊपर जो मैंने लेफ़्ट साइड पे बनाया हुआ है। इस सिनेरियो में भी हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, लेकिन अब हम उस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट और जो रेंज है उसकी वो इस एक्सेस के अलोंग चेक नहीं करना चाहते जिसको मैंने एक्स प्राइम और वाई प्राइम का नाम दिया है। बल्कि सिचुएशन ये है कि इस एक्स प्राइम और वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसको मैंने ये येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और इस इंक्लाइंड प्लेन का एक एज जो है वो हमारे एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, यानी ये कोइंसाइड करता है एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन में।
और स्टेटमेंट प्रॉब्लम की ये है कि इसी पॉइंट से हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं और वो प्रोजेक्टाइल ये वाला पाथ फॉलो करता हुआ इस पॉइंट P के ऊपर इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर टकरा जाता है। और ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ये एक्स प्राइम एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है। और ये जो प्रोजेक्टाइल हम इस लॉन्च करते हैं प्रोजेक्टाइल को, इसकी इनिशियल स्पीड वी आई है और ये इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है वो फाई है। तो हमने कैलकुलेट ये करना है कि ये वाला डिस्टेंस जो पॉइंट O से पॉइंट P तक है इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग ये कितना है, और यही हमारी इस केस में रेंज है। और सेकंडली हमने ये फाइंड करना है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी वो टाइम जो इस लॉन्च पॉइंट से लेकर इस सारी फ्लाइट के दौरान पॉइंट P से जाके टकराने तक प्रोजेक्टाइल लेता है, वो टाइम कितना है। तो मैंने आपको ये रिव्यू में बताया कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए। मैं यहाँ पे भी यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करूँगा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि फ़र्क कहाँ आता है, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इस डेरिवेशन में और ये जो डेरिवेशन जो हमने पहले कर ली थी उस डेरिवेशन में। तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है व्हेन रिटन फॉर वाई एक्सिस, ये बनती है डेल्टा वाई इक्वल्स वी आई वाई टाइम्स टी जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है प्लस 1/2 ए वाई टाइम्स टी स्क्वायर्ड। यहाँ पे ए वाई जो है ये हमारे पास पहले सिनेरियो में, इस वाले सिनेरियो में हमने कहा था कि ये जो ए वाई है ये माइनस जी के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो इस सिनेरियो में है ये माइनस जी के इक्वल होता है या किसके इक्वल होता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम इसमें कर ये रहे हैं कि फर्ज करो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो किसी टाइम के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर है, ये वाला जो पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से मेरा मुराद है कि ये जो हमारा एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वाला इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये परपेंडिकुलर होगी। ये तो वैल्यू है इस सिनेरियो में हमारे पास ए वाई की, इस सिनेरियो में ये ए वाई है और हम इसको पहले कहते आए थे कि ये माइनस जी के इक्वल होती है। लेकिन हमें अब ये जो ए वाई चाहिए जो माइनस जी के इक्वल था प्रीवियस केस में, अब हमें ये चाहिए इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस जी था इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। क्यों कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये जो येलो लाइन है। ठीक है, तो हमें इस जी की वैल्यू चाहिए, एक जो इस प्लेन के पैरेलल हो और दूसरी जो इसके परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे भी हमने यही किया था, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो थी वो ये थी कि हम जो सिस्टम कंसिडर कर रहे थे वो सिंपल था कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल जिस पॉइंट से लॉन्च किया जाता है वापस उसी लेवल पे वो आ जाता है। तो इस केस में जो ग्रेविटी थी वो सीधी की सीधी परपेंडिकुलर थी इस एक्स एक्सिस के, यानी टुवर्ड्स ग्राउंड थी। इस सिनेरियो में भी ग्रेविटी परपेंडिकुलर ही है, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है और इसीलिए वो इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स के परपेंडिकुलर ही होगा, यानी वाई एक्सिस के अलोंग होगा। लेकिन हमें इस केस में इसकी वैल्यू चाहिए अलोंग दिस प्लेन जो इस एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कुछ एंगल थीटा बनाती है, और इसलिए हमें इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। और जब हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलोंग दिस परपेंडिकुलर लाइन, और इस परपेंडिकुलर लाइन को अगर आप गौर करें तो मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दिया हुआ है, यानी ये जो प्लेन P है अब ये अलोंग एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो हमारे पास ये वाला y एक्सिस है। तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे G के, एक परपेंडिकुलर और दूसरा पैरेलल कंपोनेंट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास ये एंगल थीटा, क्योंकि जो इंक्लाइंड प्लेन एंगल बनाती है इस एक्स प्राइम एक्सिस के साथ वो थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा बनेगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है एक्स जी एक्स जो कि है जी कोसाइन थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये हमारे पास है जी वाई जो कि है जी साइन थीटा।
ठीक है। तो अब हमने जी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है। दूसरे अल्फाज में अब हमारे पास ये जो ए वाई था, ये वाला जो पहले जी के इक्वल था, इस केस में ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, जी कोसाइन थीटा विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इसलिए कि इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप इस जी एक्स वाले कंपोनेंट को देखें, जिसको मैंने जी कोसाइन थीटा कहा है, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड यानी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये माइनस जी कोसाइन थीटा आएगा। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, ये बन जाएगी वी आई वाई टाइम्स टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और अब जो ए वाई है वो इक्वल है जी कोसाइन थीटा के, माइनस जी कोसाइन थीटा के, वो अब सिर्फ माइनस जी के इक्वल नहीं है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ये जो पहले वाला केस है और ये वाला केस जो अब हम कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 जी कोसाइन थीटा टी स्क्वायर। और ये जो डेल्टा वाई है इसका क्या बनेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 ही होगी। क्यों 0 ही होगी, क्योंकि हम जिस लेवल से चले हैं उसी लेवल पे वापस आ गए हैं। क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग देखें तो इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो ओरिजिन के ऊपर है यानी वाई आई भी 0 है, और ये पॉइंट पी जिसको हमने वाई एफ कहा हुआ है ये भी 0 है अलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन। तो जो डेल्टा वाई है वो हमारे पास 0 है, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी 0। और अब इस इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगी t, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो वी आई वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 जी कोसाइन थीटा इंटू टी, ये इक्वेशन बनती है और ये इक्वल आती है 0 के। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट साइड 0 है तो राइट साइड भी 0 होनी चाहिए। इक्वेशन की इक्वालिटी यही डिमांड करती है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, जिसका मतलब है कि या तो ये t इक्वल 0 है या फिर ये सारी टर्म जो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखी है ये 0 है। अगर हम t को इक्वल 0 लें तो इसका मतलब है कि ये टाइम हमारे पास 0 आता है, जो सिंपली हमें ये बताता है कि ये वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर हमारा प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट के ऊपर था। ठीक है, तो याद रखें कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये वो सारा टाइम है जब प्रोजेक्टाइल ओरिजिन से लॉन्च किया जाता है और फिर वो किसी टाइम गुजरने के बाद कोई टाइम t के बाद पॉइंट P से टकरा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो टाइम हमारे पास ऐसे होने चाहिए जिन टाइम्स के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारा ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड लेवल के ऊपर है। ठीक है, और वो दो टाइम अब भी ऐसे हैं। एक टाइम t इक्वल 0 होगा जो कि एक ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी हमने अभी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च ही नहीं किया, यानी हमने अभी अपना जो टाइम है टाइमर है वो स्टार्ट ही नहीं किया। और दूसरा टाइम जो है वो कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी और वो टाइम होगा जब हमारा प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से आके टकराएगा। तो ये जो t है अगर हम इसको 0 पुट करें तो ये ट्रिवियल सिचुएशन है, तो ये तो हमें पता है, इसको ये तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है ये 0 के बराबर, और अगर ये 0 के बराबर हो तो हम इसका मतलब होगा कि 0 इक्वल्स वी आई वाई जो इक्वल है वी आई साइन फाई। ठीक है, ये साइन फाई है, रिमेंबर ये वो एंगल है जो वेलोसिटी वेक्टर बनाता है विद इंक्लाइंड प्लेन, और उस एंगल को मैंने फाई डिफाइन किया हुआ है, उसका थीटा से कोई लेना देना नहीं है। और -1 डिवाइड बाई 2 जी कोसाइन थीटा टाइम्स टी स्क्वायर्ड, ये टी स्क्वायर्ड है। ठीक है, सॉरी ये टी स्क्वायर नहीं है, ये टी ही है। तो ये हमारे पास सिचुएशन बनती है और यहाँ हम इस इक्वेशन को टी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अगर हम टी के लिए सॉल्व करें तो ये बन जाएगा टी इक्वल्स वी आई साइन थीटा 2 टाइम्स वी आई साइन फाई थीटा नहीं फाई डिवाइड बाई जी कोसाइन थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है टाइम ऑफ फ्लाइट का इस केस में। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो इस फार्मूला में, ये जो फार्मूला हम पहले ड्राइव किया था लास्ट केस वाले में, इस फार्मूला में और इस फार्मूला में जो मेन फ़र्क है वो फ़र्क यही है कि ये जो g है उसकी वैल्यू अब g की बजाय क्या हो गई है, g टाइम्स कोसाइन थीटा। और ऑफ कोर्स वो हम देख सकते हैं कि इस इंक्लाइंड प्लेन
के ऊपर जब हम मेजर करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो जो g है वो खुद बजाते खुद कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई है। जो दूसरी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो रेंज है। और चलें रेंज को भी पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और रेंज के लिए मैंने ये राइट पे कैलकुलेशन की हुई है। रेंज को हमने कैलकुलेट किया था अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके, लेकिन इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज़ किया था अलोंग एक्स एक्सिस। और आपको शायद ये लगे कि हमने ये इक्वेशन यूज़ नहीं की थी, लेकिन हमने यही इक्वेशन यूज़ की थी। ये जो सेकंड टर्म है इसमें हाफ ए एक्स टाइम्स टी स्क्वेयर वाली, इसको हमने ज़ीरो कर दिया था। और रीज़न हमने ये दी थी कि ए एक्स जो था वो ज़ीरो था, और वो इस केस में ज़ीरो होता भी है, इस वाले केस में, ठीक है, क्योंकि इस वाले केस में हमने प्रूफ किया था कि जो एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस वो ज़ीरो होता है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती इस स्पेसिफिक केस में। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रही है, और वो फोर्स जो है वो जी का ये वाला कंपोनेंट है जो जी साइन थीटा वाला है, सही है। और यही मेन डिफरेंस होगा हमारा इस सिनेरियो में जो पहले हम कर चुके हैं, और ये वाला सिनेरियो जो अब हम करने जा रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास ये था कि ए एक्स जो है वो ज़ीरो होता है, और डेल्टा एक्स जो है ये रेंज के बराबर था, क्योंकि हमने रेंज को ये वाला डिस्टेंस डिफाइन किया था जो पार्टिकल इस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ लॉन्च से इस पॉइंट तक जहाँ पे वो दोबारा टकराता है ग्राउंड से, ये हॉरिजॉन्टल सारा डिस्टेंस जो था ये रेंज था। तो ये रेंज डेल्टा एक्स के इक्वल है, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो एक्स एफ माइनस एक्स आई के इक्वल होता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स आई है ज़ीरो, और ये वाला पॉइंट जो है ये एक्स एफ है, और ये सारा डिस्टेंस के बराबर है जो सिंपली हमारे पास रेंज है, और हमने रेंज को यही डिफाइन किया था। तो यहाँ से हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया था वैल्यूज़ पुट करने से, वी आई स्क्र बाई जी साइन ऑफ 2 जो इनिशियल एंगल था जो प्रोजेक्टाइल बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसी इक्वेशन को मैं अप्लाई करने लगा हूँ इस सिचुएशन में, ये वाली सिचुएशन जिसको अब हम डील कर रहे हैं। और अगर मैं यही इक्वेशन लिखूँ रेंज के लिए, तो let me write this for range, और जो इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन है न्यूटन की फॉर एक्स एक्सिस, और ये है डेल्टा एक्स इक्वल्स वी आई एक्स टाइम्स टी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस 1/2 ए एक्स टाइम्स टी स्क्वेयर। और इस केस में हमने जो ए एक्स लेना है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस है। और अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें जिसमें मैंने जी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, तो ये वैल्यू जो है ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये किसके इक्वल है, जी साइन थीटा विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, सिर्फ ये जो ए एक्स है इस केस में ये नॉन ज़ीरो नहीं होगा बल्कि माइनस जी साइन थीटा के बराबर होगा। और अगर हम ये सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। तो ये जो डेल्टा एक्स है ये इस केस में हमारे पास रेंज है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। वी आई एक्स जो है ये वो कंपोनेंट है जो इनिशियल वेलोसिटी बनाती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि इक्वल होगा वी आई कोसाइन फाई के, और टी जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ये ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये बनती है 2vi साइन फाई डिवाइडेड बाई जी कोसाइन थीटा। ठीक है, अब हमने लगाना है प्लस 1/2 ए एक्स की वैल्यू माइनस जी साइन थीटा के बराबर है, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वेयर्ड, और टी स्क्वेयर्ड की जब आप वैल्यू लेंगे तो ये बनेगा 2vi स्क्वेयर्ड साइन फाई डिवाइड बाई जी को साइन थीटा। तो अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने वाले हैं रेंज के लिए। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना शुरू करें तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये वाली 2vi स्क्वेयर साइन फाई को साइन फाई, ये बनेगा 2 टाइम्स vi स्क्वेयर साइन फाई को साइन फाई डिवाइड बाई जी
कोसाइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगी जी साइन थीटा, और ये हमारे पास स्क्वायर भी है क्योंकि टी स्क्वायर था, तो ये बनेगी 1 डिवाइड बाई 2 जी साइन थीटा। और अब इस स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनेगा 4 वी आई स्क्वायर्ड, 4 वी आई स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड फाई डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर्ड कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो 2 है हमारे पास ये कैंसिल होगा इस 4 से, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, और ये एक g कैंसिल होगा डिनोमिनेटर में मौजूद जी स्क्वायर वाले एक g से। और अब मज़ीद हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में इस टर्म के डिनोमिनेटर में भी g कोसाइन थीटा मौजूद है और इस टर्म के डिनोमिनेटर में भी g कोसाइन थीटा मौजूद है। तो हम डिनोमिनेटर से g कोसाइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, न्यूमिरेटर से हम 2vi स्क्वायर्ड को कॉमन ले लेते हैं, 2vi स्क्वायर्ड साइन फाई भी कॉमन आ रहा है। तो लेट मी डू दिस, तो ये बन जाएगा 2vi स्क्वायर्ड साइन फाई डिवाइड बाई जी कोसाइन थीटा, ये हमारे पास कॉमन आ गया। और जो चीज़ अंदर रह जाएगी फर्स्ट टर्म में हमारे पास रह जाएगा कोसाइन फाई माइनस सेकेंड टर्म में हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई डिवाइड बाई जी कोसाइन थीटा। तो हमारे पास ये टर्म्स रह गई हैं। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि एक और चीज़ यहाँ पे ये जो g है यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने इस g को बाहर कॉमन ले लिया है यहाँ पे। चलें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म है इसका एलसीएम ले लें, तो ये जो बाहर वाली टर्म है ये तो वैसे ही रहेगी, यानी 2vi स्क्वायर्ड साइन फाई डिवाइड बाई जी कोसाइन थीटा इनटू, जब इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कोसाइन थीटा, और ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी कोसाइन थीटा कोसाइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और अब अगर आप इस फार्मूला को देखें, ये जो हमारे पास न्यूमिरेटर में मौजूद है कोसाइन थीटा कोसाइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है ये बराबर होता है कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस फार्मूला से, तो ये बन जाएगा 2vi स्क्वायर्ड साइन फाई डिवाइडेड बाई जी कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये कोसाइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इधर से आया है कि एक ये कोसाइन थीटा पहले मौजूद था, एक कोसाइन थीटा ये डिनोमिनेटर से आ गया, तो ये बन जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई। तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया है, और ये रेंज का फार्मूला बनता है इस केस में जब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लॉन्च किया जाता है। और ये जो रेंज है ये वाली रेंज है जो हमने इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कैलकुलेट की है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये वाली रेंज है, और इसका फार्मूला हमारे पास ये आया है। तो आपने देखा कि ये जो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के फार्मूलाज हैं ये प्योरली डिपेंड करते हैं कि आपसे किस तरह की सिचुएशन पूछी गई है प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, आप इनको फंडामेंटल्स से डिराइव करते हैं हमेशा ही, और इस केस में हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं, जो बुनियादी इक्वेशंस हैं, वो न्यूटन्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। आप कभी भी इन फार्मूलाज को मेमोराइज नहीं करते, ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से सिचुएशन के मुताबिक इनको ड्राइव करते हैं। ये हमारे पास रेंज आई है, आप इधर से मैक्सिमम रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी एक्चुअली डू दिस, सो लेट मी कैलकुलेट मैक्सिमम रेंज। तो अगर आपको याद हो कैलकुलस से, जो आपने यकीनन कॉलेज में पढ़ी होगी, तो वहाँ पे किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करने का फार्मूला दिया हुआ था,
हमें बताते हैं कि चीज़ों को, किसी एक क्वांटिटी को मैक्सिमाइज़ कैसे किया जाता है किसी दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ मैं रेंज को मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाई, यानी ये वाला एंगल जो हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो मैं रेंज को देखना चाहता हूँ कि किस एंगल के ऊपर मैं अपने प्रोजेक्टाइल को फेंकूँ, किस एंगल फाई के ऊपर कि मेरे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम आ जाए। तो आपको कैलकुलस से याद होगा कि जब हम किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वांटिटी है f और ये f कोई फंक्शन है f और ये f जो है कुछ क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेट्स कॉल दोज क्वांटिटीज़ x y z। ये कोई क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, कोई भी क्वांटिटीज़ हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस x को मैक्सिमाइज करें विद रिस्पेक्ट टू y, कि y की किस वैल्यू के लिए f मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो हमारे पास जो तरीका था, अगर आपको याद हो, तो हम क्या करते होते थे, f का डेरिवेटिव लेते होते थे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू उस क्वांटिटी जिसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे y के लिहाज से f को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ तो मैं f का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू y और इसको सब्सटीट्यूट करूँगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी y की, और वो वैल्यू हमें ये बताएगी कि अगर हम y की ये वैल्यू यूज़ करें तो जो फंक्शन f है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। यही काम मैं इस फार्मूला में रेंज के लिए करने वाला हूँ। मैं रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ एंगल फाई के लिए, यानी मेरा सवाल ये है कि मैं किस एंगल के ऊपर अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूं कि वो मुझे मैक्सिमम रेंज दे। तो यानी मैं जो क्वांटिटी यहाँ पे चाहता हूँ वो ये वाला चाहता हूँ कि मेरे पास रेंज है, तो मैं चाहता हूँ कि पार्शियल r बाई पार्शियल फाई, क्योंकि मैं फाई एंगल के ऊपर उसको थ्रो करना चाहता हूँ। तो इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो ये मुझे मैक्सिमम फाई की वैल्यू देगा जिसके ऊपर r जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये मुझे फाई की वो वैल्यू देगा जिसके ऊपर r मैक्सिमम होगा। तो अब हमारे पास r की इक्वेशन मौजूद है, ये वाली, ये हम ड्राइव कर चुके हैं। तो इस r की इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई तो पार्शियल r डिवाइड बाई पार्शियल फाई, तो हमने इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो 2vi स्क्वायर डिवाइड बाई जी कोसाइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि ये फाई पे डिपेंड नहीं करते, तो ये बाहर आ जाएंगे। 2vi स्क्वायर डिवाइड बाई जी कोसाइन थीटा, ये बाहर आ जाएंगे। और जो मेरा डेरिवेटिव बनेगा यानी पार्शियल बाई पार्शियल फाई, वो किस चीज़ का डेरिवेटिव बनेगा, साइन फाई इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई। तो मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है मेरे पास दो क्वांटिटीज़ के ऊपर है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप एक रूल यूज़ करते थे कैलकुलस के अंदर जिसको आप प्रोडक्ट रूल कहते थे, तो आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, यानी पहली क्वांटिटी का डेरिवेटिव दूसरी कांस्टेंट प्लस दूसरी क्वांटिटी का डेरिवेटिव पहली कांस्टेंट। तो अगर हम ये करें तो ये बन जाएगा मेरे पास 2vi स्क्वायर डिवाइड बाई जी कोसाइन थीटा इनटू, अब अगर मैं साइन फाई का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये आएगा कोसाइन फाई, तो ये बन जाएगा कोसाइन फाई इनटू कोसाइन थीटा प्लस फाई एज इट इज कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस, अब साइन फाई एज इट इज आ जाएगा और हमने डेरिवेटिव लेना है कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई, और कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, क्योंकि कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस साइन की फॉर्म में होता है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। तो ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी। इसको अगर हम एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2vi स्क्वायर डिवाइड बाई जी कोसाइन थीटा इनटू कोसाइन फाई कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई माइनस साइन फाई साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। और अगर आप ये देखें इंटरेस्टिंगली तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर क्वांटिटी आई है ये सिंपली हमारे पास
कोसाइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर है। यानी अगेन ट्रिग्नोमेट्री से लेट मी चेंज कलर। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है कोसाइन ए प्लस बी इक्वल्स कोसाइन ए कोसाइन बी माइनस साइन ए साइन ऑफ बी। और अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया है ये वाला, ये सिंपली ये इस जनरल फार्मूले की राइट हैंड साइड है, और इसमें जो a है वो फाई के बराबर है और जो b है वो थीटा प्लस फाई के बराबर है। तो यानी इस सारे फार्मूला की जगह पे हम सिंपली ये वाला लेफ्ट साइड जो है ये लिख सकते हैं। और अगर हम a और b को देखें तो a जो है वो फाई है और b जो है वो थीटा प्लस फाई है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2vi स्क्वायर डिवाइड बाई जी कोसाइन थीटा इंटू कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। ए जो है वो फाई है और जो बी है वो है थीटा प्लस फाई, जो कि इक्वल बन जाएगा 2vi स्क्वायर डिवाइड बाई जी कोसाइन थीटा। ये कोसाइन थीटा नहीं है, ये एक्चुअली कोसाइन स्क्वायर थीटा है। लेट मी गो बैक एंड चेक, इट्स कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारा कोसाइन स्क्वायर थीटा है, बट इट डजंट मैटर क्योंकि इस सिनेरियो में ये कांस्टेंट है हमारे पास। तो ये कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू कोसाइन ऑफ 2फाई प्लस थीटा ये बन जाता है। और इस सारे को हमने कहा था कि हमने क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है, क्योंकि यही कंडीशन थी किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की। तो अगेन अब इसका मतलब है कि हमारे पास या तो ये वाली क्वांटिटी जीरो है या फिर ये वाली क्वांटिटी जीरो है। अगर आप इस पहली क्वांटिटी के ऊपर देखें तो vi इनिशियल वेलोसिटी है जो हमें पता है कि नॉन जीरो है। g जो है वो 9.8 है, अगेन कांस्टेंट है हमारे पास, उसका भी हमें पता है। और कोसाइन स्क्वायर थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा ये हमें कुछ नॉन जीरो वैल्यू देगा। तो ये जो सारा फैक्टर है पहला, इसको हमने देखा कि ये हमें कोई नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, इट्स जस्ट अ नंबर। तो ये तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये जो इसके प्रोडक्ट में आ रही है ये वाली क्वांटिटी, इसको लाजमी तौर पे जीरो के बराबर होना होगा। तो यहां से हम ये ड्राइव करते हैं कि कोसाइन ऑफ 2फाई प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फाई के लिए। आप दोनों साइड्स का कॉज इनवर्स ले लें, और अगर आप लेफ्ट साइड का कॉज इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 2फाई प्लस थीटा, और राइट साइड पे आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ जीरो। और कॉज इनवर्स जीरो जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, π/2 के। और अब हम इजीली इसको फाई के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो 2फाई बन जाएगा 90 माइनस थीटा, और फाइनली जो फाई है वो बन जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 45 डिग्रीज माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। तो हमने इवेंचुअली फाई की वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली इन जनरल जिस केस में हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम आएगी। तो अब हम वापस अगर जाएं इस डायग्राम के ऊपर जहां से हमने प्रॉब्लम शुरू किया था, ये वाली डायग्राम, तो इस डायग्राम में अगर हम रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इंक्लाइन प्लेन जिस एंगल के ऊपर भी है, थीटा की वैल्यू एक दफ़ा हमने इंक्लाइन प्लेन चूज की तो थीटा फिक्स हो गया। उसके बाद हम रेंज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस फाई को चेंज करके कि इस फाई की कौन सी हम वैल्यू लें जिसके ऊपर हमारे पास ये रेंज मैक्सिमम आए। और फाई की वो वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू है जो हमने इस फाइनल एक्सप्रेशन में ड्राइव की है, जो इक्वल है 45 डिग्रीज माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे थीटा एक दफ़ा आपने चूज़ कर दिया तो आपके पास फाई एंगल आ जाएगा जो आपको रेंज की मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस तरह आप मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा था आज की वीडियो में, इस लेक्चर में, वो ये है कि ये जो रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट हैं ये सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, और जब आपको सिचुएशन दी हो तो उस हिसाब से आप इनको ड्राइव कर सकते हैं।